कभी ऐसा हुआ है कि तुमने ऑफिस में कोई आइडिया दिया और बॉस ने इग्नोर कर दिया, पर वही आइडिया जब किसी और ने रखा तो सब क्लैप करने लगे? या कभी ऐसा हुआ कि तुमने किसी की मदद की, बार बार की, और जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो वही इंसान गायब हो गया? या फिर ये वाला, तुमने अपना प्लान सबको बता दिया एक्साइटेड होकर, और फिर पता चला कि किसी ने वही आइडिया पहले एग्जीक्यूट कर दिया, और तुम सोचते रह गए कि यार मैं इतना अच्छा हूं तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो जेन्युइन हूं तो लोग मुझे यूज क्यों करते हैं? मैं तो सब कुछ ऑनेस्टली बोलता हूं फिर भी लोग मुझसे आगे निकल जाते हैं। देखो भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पावर के गेम समझते हैं, और दूसरे वो जो इन गेम्स में पॉन बने रहते हैं बिना जाने। आजकल इंस्टाग्राम पे सब हसल कल्चर की बातें करते हैं, ग्राइंड करो, मेहनत करो, पर कोई ये नहीं बताता कि मेहनत के साथ साथ पावर डायनामिक्स भी समझना पड़ता है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, ये समझना भी जरूरी है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, और तुम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। और यही चीज सिखाती है एक बुक जो लिटरली दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल और पावरफुल बुक्स में से एक है, रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर। इस बुक को सीईओज पढ़ते हैं, पॉलिटिशियंस पढ़ते हैं, सेलिब्रिटीज पढ़ते हैं, और प्रिजन्स में तो ये बुक बैन है क्योंकि ये इतनी डेंजरस है। पर आज मैं तुम्हें इस बुक के 10 सबसे खतरनाक और गेम चेंजिंग लॉज समझाऊंगा, सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में, इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि तुम इन लॉज को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सको। ये लॉज तुम्हें सिर्फ पावरफुल नहीं बनाएंगे, ये तुम्हें उन लोगों से बचाएंगे जो तुम्हारे अगेंस्ट ये लॉज ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट, AIRN चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। तुम व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेजेस फ्री में फॉरवर्ड करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड सब्सक्राइब बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट तुम्हारे लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी ऑफिस पॉलिटिक्स या मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं। चलो अब बात करते हैं 10 लॉज की जो हम कवर करेंगे। पहला लॉ है नेवर आउटशाइन द मास्टर, मतलब अपने बॉस को कभी इनसिक्योर मत फील कराओ। दूसरा लॉ है कंसील योर इंटेंशंस, मतलब अपने प्लान्स कभी रिवील मत करो। तीसरा लॉ है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, मतलब जितना कम बोलो उतना पावरफुल लगो। चौथा लॉ है विन थ्रू एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट, मतलब आर्ग्यू करके कभी कुछ नहीं जीता जा सकता। पांचवा लॉ है यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट, मतलब कभी कभी गायब हो जाना तुम्हारी वैल्यू बढ़ा देता है। छठा लॉ है कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स, मतलब दुनिया उन्हें याद रखती है जो ध्यान खींचते हैं। सातवां लॉ है डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू, मतलब हर इंसान की एक वीकनेस होती है, उसे पहचानो। आठवां लॉ है क्रश योर एनिमी टोटली, मतलब आधा काम कभी मत करो। नौवां लॉ है कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर और कल्टिवेट अनप्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब प्रिडिक्टेबल मत बनो। और 10वां लॉ है अज्यूम फॉर्मलेसनेस, मतलब पानी की तरह बनो, फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल। हर लॉ के साथ तुम्हें मिलेगा बुक का कॉन्सेप्ट, रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल और एक एक्शन स्टेप जो तुम आज से अप्लाई कर सकते हो। 10वां लॉ सबसे पावरफुल है, जिससे तुम्हारी पूरी थिंकिंग चेंज हो सकती है, तो एंड तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं पहले लॉ से। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर, कभी भी अपने बॉस से ज्यादा इंटेलिजेंट मत लगो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ऑलवेज मेक दोज अबव यू फील कंफर्टेबली सुपीरियर। In your desire to please and impress them, do not go too far in displaying your talents, or you might accomplish the opposite, inspire fear and insecurity. Simple words में, तुम्हारा बॉस या सीनियर चाहे कितना भी फ्रेंडली हो, उससे कभी इनसिक्योर मत फील कराओ। ये सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लगता है ना? हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि मेहनत करो, टैलेंट दिखाओ, इम्प्रेस करो, पर रियल वर्ल्ड ऐसे काम नहीं करती। देखो, इंडिया में ऑफिस कल्चर में ये बहुत कॉमन है। तुम्हारा एक कलीग है जो बॉस के सामने तुम्हारी आइडियाज को क्रेडिट ले लेता है। तुम फ्रस्ट्रेटेड हो तो तुमने सोचा कि अब मैं डायरेक्टली अपनी टैलेंट दिखाऊंगा। मीटिंग में तुमने बॉस के आइडिया में फ्लॉज पॉइंट आउट कर दिए। लॉजिकली करेक्ट थे तुम, पर क्या हुआ? बॉस ने तुम्हें साइडलाइन कर दिया, प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो गए, और तुम सोच रहे हो कि यार मैंने तो सही कहा था। गलत क्या किया? गलत ये किया कि तुमने बॉस को पब्लिकली इंफीरियर फील करा दिया, और ये चीज कोई इंसान माफ नहीं करता, स्पेशली वो जो तुमसे ऊपर है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लेते हैं। लुई 14, फ्रांस का फेमस किंग, उसका एक फाइनेंस मिनिस्टर था निकोलस फूके। फूके ने एक लैविश पार्टी रखी अपनी नई एस्टेट में, इतनी ग्रैंड कि किंग खुद फील करने लगा कि मेरा फाइनेंस मिनिस्टर मुझसे ज्यादा अमीर दिख रहा है। रिजल्ट, किंग ने फूके को अरेस्ट करवा दिया और बाकी जिंदगी उसने प्रिजन में बिताई, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने मास्टर को आउटशाइन कर दिया।
इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचो, तुम्हारा बॉस एक प्रेजेंटेशन दे रहा है, तुम बीच में बोलो कि सर ये डेटा गलत है, और तुमने सही डेटा दिखा दिया सबके सामने। लॉजिकली तुम हीरो हो, प्रैक्टिकली तुमने करियर सुइसाइड कर ली, क्योंकि अब बॉस के मन में तुम थ्रेट हो, एसेट नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि टैलेंट ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड लाता है, लेकिन सच ये है कि टैलेंट प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस रिवॉर्ड लाता है। तो क्या करना चाहिए? मेक योर बॉस लुक गुड। उसकी आइडियाज को सपोर्ट करो पब्लिकली, अपना टैलेंट दिखाओ बट सटली, ऐसे कि लगे कि तुम्हारा सक्सेस उसकी मेंटरशिप की वजह से है। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये स्मार्ट सर्वाइवल है। आज से ये प्रैक्टिस करो। अपने सीनियर की एक रीसेंट अचीवमेंट को पब्लिकली अप्रिशिएट करो, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो जो उसकी ईगो बूस्ट करे। देखो वो तुम्हारे साथ कैसे डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू करता है। कमेंट में लिखो स्मार्ट सर्वाइवल अगर ये लॉ तुम्हें हिट किया। अब दूसरा लॉ नंबर 2, कंसील योर इंटेंशंस। अपने प्लान्स कभी रिवील मत करो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि कीप पीपल ऑफ बैलेंस एंड इन द डार्क बाय नेवर रिवीलिंग द पर्पस बिहाइंड योर एक्शंस। इफ दे हैव नो क्लू व्हाट यू आर अप टू, दे कैन नॉट प्रिपेयर अ डिफेंस। सिंपल वर्ड्स में, जब तक लोगों को तुम्हारा नेक्स्ट मूव पता नहीं होगा, तब तक वो तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। ये लॉ बहुत पावरफुल है और बहुत कॉमनली वायलेट होती है। स्पेशली इंडियंस में ये प्रॉब्लम है। हम एक्साइटेड हो जाते हैं, सब कुछ बता देते हैं। सोचो तुमने डिसाइड किया कि नौकरी छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना है। तुमने ये बात घर में बता दी, रिलेटिव्स को बता दी, कलीग्स को बता दी। अब क्या होगा? घर वाले बोलेंगे पागल हो गया है, सिक्योर जॉब छोड़ रहा है। रिलेटिव्स बोलेंगे हमारा बेटा तो एमएनसी में है, तुम्हारा क्या प्लान है? कलीग्स सीक्रेटली खुश होंगे कि कंपटीशन कम हो गया, और तुम इतनी नेगेटिव एनर्जी से डीमोटिवेट हो गए कि प्लान कैंसिल। पर अगर तुमने कुछ नहीं बताया होता, क्वाइटली प्रिपेयर करते, सेविंग्स करते, कनेक्शंस बनाते, और जब सब सेट हो जाता तब रिवील करते, तब लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता क्रिटिसाइज करने का, क्योंकि तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके होते। चाणक्य का एग्जाम्पल लो। चाणक्य ने कभी नहीं बताया कि वो धनानंदा को कैसे हटाएगा। उसने क्वाइटली चंद्रगुप्त को ट्रेन किया, अलायंसेस बनाई, आर्मी प्रिपेयर की, और जब अटैक हुआ तब तक नंदा के पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं था। अगर चाणक्य पहले दिन से अनाउंस करता कि मैं नंदा को हटाऊंगा, तो नंदा उसे पहले ही खत्म कर देता। मॉडर्न एग्जाम्पल लो। मुकेश अंबानी जब जियो लॉन्च करने वाले थे, किसी को पता नहीं था कि फ्री डेटा देंगे। एयरटेल, वोडाफोन सब रिलैक्स थे, और जब जियो लॉन्च हुआ विथ फ्री एवरीथिंग, तब तक मार्केट कैप्चर हो चुका था। कंपटीशन को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्लान्स शेयर करने से सपोर्ट मिलता है, लेकिन सच ये है कि प्लान्स शेयर करने से ऑपोजिशन मिलता है, नजर लगती है, और एनर्जी वेस्ट होती है डिफेंडिंग में। तो आज से ये रूल फॉलो करो। तुम्हारा अगला बड़ा गोल, चाहे करियर चेंज हो, बिजनेस हो, कोई भी मेजर डिसीजन, किसी को मत बताओ जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। मूव इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। कमेंट में लिखो मूविंग इन साइलेंस। अब तीसरा लॉ, और ये वाला बहुत अंडररेटेड है पर एक्सट्रीमली पावरफुल है। लॉ नंबर 3, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना कम बोलो उतना पावरफुल लगो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंप्रेस पीपल विद वर्ड्स, द मोर यू से, द मोर कॉमन यू अपीयर एंड द लेस इन कंट्रोल. Even if you're saying something banal, it will seem original if you make it vague, open-ended and Sphinx-like. सिंपल वर्ड्स में कम बोलने वाले लोग ज्यादा पावरफुल लगते हैं क्योंकि उनके बारे में मिस्ट्री रहती है। ये लॉ पर्सनली मेरी फेवरेट है। देखो, हम इंडियंस का प्रॉब्लम क्या है, हम बहुत बोलते हैं। इंटरव्यू में एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर देने में 10 मिनट लगा देते हैं। मीटिंग में अपना पॉइंट रखने के लिए ऐसे बोल देते हैं, और रिजल्ट, लोग बोर हो जाते हैं। तुम्हारी वैल्यू कम लगती है क्योंकि जो बहुत बोलता है वो नीडी लगता है, अप्रूवल सीकिंग लगता है। जो कम बोलता है वो कॉन्फिडेंट लगता है, इन कंट्रोल लगता है। अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल लो। इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछो, वो शॉर्ट में जवाब देते हैं, पॉज लेते हैं, आई कॉन्टैक्ट करते हैं, कम बोलते हैं, पर जो बोलते हैं वो इम्पैक्ट करता है। इसलिए उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी पावरफुल है। दूसरी तरफ सोचो उन लोगों के बारे में जो हर जगह अपनी अचीवमेंट्स बताते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तुम्हें कैसा लगता है? थोड़ा इरिटेटिंग ना, डेस्परेट ना? ये है पावर का फंडा। जो ज्यादा बोलता है वो छोटा लगता है, जो कम बोलता है वो बड़ा लगता है। गॉडफादर मूवी याद करो, मार्लन ब्रांडो का कैरेक्टर डॉन कॉर्लियोन कितना कम बोलता है, पर जब बोलता है सब सुनते हैं। उसकी पावर उसकी साइलेंस में है। एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लो। तुम ऑफिस में हो, बॉस ने पूछा कि इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या अपडेट है। ऑप्शन ए, तुमने 15 मिनट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी, हर स्मॉल डिटेल बताई। ऑप्शन बी, तुमने बोला सर ऑन ट्रैक है, फ्राइडे तक डिलीवर्ड होगा, एनी कंसर्न्स आई विल फ्लैग इमीडिएटली।
कौन सा ज्यादा कॉन्फिडेंट लगा? ऑब्वियसली बी, क्योंकि तुमने कम में ज्यादा कहा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से लोग इंप्रेस्ड होते हैं, लेकिन सच ये है कि कम बोलने से लोग क्यूरियस होते हैं और क्यूरियोसिटी रिस्पेक्ट लाती है। तो आज से ये प्रैक्टिस करो, हर जगह अपना टॉकिंग टाइम 30% कम करो। जब तुम्हें लगे कि और बोलना चाहिए, रुक जाओ, पॉज लो, देखो लोग तुम्हें ज्यादा सीरियसली लेना शुरू करेंगे। कमेंट में लिखो लेस इज पावर। अब चौथा लॉ नंबर 4, विन थ्रू एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यू करके कभी कुछ नहीं जीता जा सकता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एनी मोमेंटरी ट्रायम्फ यू थिंक यू हैव गेन्ड थ्रू आर्ग्यूमेंट इज रियली अ पिरिक विक्ट्री। The resentment and ill will you stir up is stronger and lasts longer than any momentary change of opinion. It is much more powerful to get others to agree with you through your actions. Simple words में argument जीतने से सिर्फ ईगो सेटिस्फाई होती है, रियलिटी चेंज नहीं होती, और जो हारता है वो तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडियन फैमिलीज और ऑफिसेज में। कितनी बार होता है कि तुम किसी से आर्ग्यू करते हो, फैमिली में, ऑफिस में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तुम लॉजिकली सही होते हो, फैक्ट्स तुम्हारे साइड होते हैं, पर फिर भी फ्रंट वाला नहीं मानता और आर्ग्यू खत्म होने के बाद भी वो तुमसे नाराज रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आर्ग्यूमेंट में जब तुम जीत जाते हो तो फ्रंट वाले की ईगो हर्ट होती है, और हर्ट ईगो फॉरगिव नहीं करती। वो तुमसे अग्री कर भी लेगा पब्लिकली, पर अंदर से वो तुम्हारा एनिमी बन गया। एग्जाम्पल लेते हैं, स्टीव जॉब्स जब एप्पल से निकाला गया था, उसने आर्ग्यू नहीं किया बोर्ड से, वो चुपचाप गया, नेक्स्ट बनाया, पिक्सार सक्सेसफुल किया, और जब एप्पल डूबने लगी तब बोर्ड ने खुद उन्हें वापस बुलाया। उन्हें आर्ग्यू करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनके एक्शंस ने प्रूव कर दिया कि वो सही थे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचो, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम गवर्नमेंट जॉब करो, तुम आर्ग्यू करते हो कि नहीं मैं स्टार्टअप करूंगा। कितना भी आर्ग्यू करो वो नहीं मानेंगे, पर अगर तुम क्वाइटली स्टार्टअप शुरू करो, सक्सेसफुल बना दो, तब खुद बोलेंगे कि हमने तो पहले से कहा था कि हमारे बेटे में टैलेंट है। एक्शंस ने आर्ग्यूमेंट जीत दी बिना आर्ग्यू किए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मैं सही हूं तो आर्ग्यू करके सामने वाले को कन्विंस कर सकता हूं, लेकिन सच ये है कि लोग फैक्ट से नहीं रिजल्ट से कन्विंस होते हैं, दिखाओ बताओ नहीं। तो आज से ये रूल फॉलो करो, जब भी आर्ग्यूमेंट में घुसने वाले हो रुक जाओ, खुद से पूछो कि क्या ये आर्ग्यूमेंट मेरी एनर्जी वर्थ है, क्या मैं ये चीज एक्शन से प्रूव कर सकता हूं? अगर हां तो आर्ग्यू मत करो, प्रूव करो। कमेंट में लिखो प्रूव नॉट आर्ग्यू। अब पांचवा लॉ, ये वाला लॉ थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है पर बहुत पावरफुल है। लॉ नंबर 5, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। कभी कभी गायब हो जाना तुम्हारी वैल्यू बढ़ा देता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि द मोर यू आर सीन एंड हर्ड फ्रॉम, द मोर कॉमन यू अपीयर। इफ यू आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन अ ग्रुप, टेम्पररी विड्रॉल फ्रॉम इट विल मेक यू मोर टॉक्ड अबाउट, इवन मोर एडमायर्ड। यू मस्ट लर्न व्हेन टू लीव, क्रिएट वैल्यू थ्रू स्कैरसिटी। सिंपल वर्ड्स में, जो चीज हर जगह अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जो स्कैरसिटी में होती है वो वैल्यूबल लगती है। ये इकोनॉमिक्स है और साइकोलॉजी भी। देखो हम क्या करते हैं, हम अवेलेबल रहते हैं हर वक्त, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिखते हैं, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं, हर मीटिंग में प्रेजेंट रहते हैं, हर पार्टी में जाते हैं, और रिजल्ट लोग हमें ग्रांटेड लेते हैं। क्योंकि जब तुम हर जगह हो तो तुम स्पेशल नहीं हो, पर जब तुम कभी कभी गायब हो जाते हो लोग नोटिस करते हैं, ये नहीं आया आज, ये बिजी है, इसको रीच करना मुश्किल है, और तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सलमान खान का एग्जाम्पल लो, वो हर जगह इंटरव्यू नहीं देता, हर शो में नहीं जाता, मीडिया से लिमिटेड इंटरेक्शन रखता है, और रिजल्ट जब भी वो कुछ करता है वो न्यूज बनती है। अगर वो हर जगह होता तो ये इंपैक्ट नहीं होता। रिलेशनशिप में भी ये काम करता है। जो पार्टनर हर वक्त अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, पर जो कभी कभी बिजी रहता है, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रहता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये हेल्दी बाउंड्री है। ऑफिस में भी सोचो, जो बंदा हर मीटिंग में प्रेजेंट रहता है और हर स्मॉल डिस्कशन में इन्वॉल्व होता है उसे लोग नॉर्मल समझते हैं, पर जो बंदा सिर्फ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में आता है वो स्पेशल लगता है, उसकी प्रेजेंस मैटर करती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा अवेलेबल रहने से लोग मुझे वैल्यू करेंगे, लेकिन सच ये है कि ज्यादा अवेलेबल रहने से लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं। स्कैरसिटी वैल्यू क्रिएट करती है। तो आज से ये प्रैक्टिस करो, हर जगह मत जाओ, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई मत दो, कभी कभी अनअवेलेबल रहो। देखो लोग तुम्हारी प्रेजेंस को कितना ज्यादा अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। कमेंट में लिखो क्रिएट स्कैरसिटी। अब छठा लॉ नंबर 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। दुनिया उन्हें याद रखती है जो ध्यान खींचते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एवरीथिंग इज जज्ड बाय इट्स अपीयरेंस, व्हाट इज अनसीन काउंट्स फॉर नथिंग। नेवर लेट योरसेल्फ गेट लॉस्ट इन द क्राउड देन, और बरीड इन ओब्लिवियन। स्टैंड आउट, बी कंस्पिक्यूअस एट ऑल कॉस्ट।
Make yourself a magnet of attention by appearing larger, more colorful, more mysterious than the bland and timid masses. Simple words में जो दिखाई देता है वो बिकता है, जो इनविजिबल है वो irrelevant है। ये हार्श लगता है पर ये रियलिटी है। कितने टैलेंटेड लोग हैं जो किसी के नोटिस में नहीं आते और कितने एवरेज लोग हैं जो अटेंशन ग्रैब करते हैं और आगे निकल जाते हैं। डिफरेंस अटेंशन है। अटेंशन करेंसी है आज की दुनिया में। रणवीर सिंह का एग्जाम्पल लो। एक्टिंग में वो अच्छा है पर क्या वो बेस्ट है? डिबेटेबल। पर अटेंशन में वो नंबर 1 है। वो कैसे ड्रेस करता है, कैसे बात करता है, कैसे एंट्री मारता है, सब अटेंशन ग्रैबिंग है और इसीलिए वो रेलेवेंट रहता है। कंपैरिजन में सोचो उन एक्टर्स के बारे में जो बहुत टैलेंटेड है पर किसी को पता नहीं क्योंकि वो अटेंशन नहीं ग्रैब करते। टैलेंट है पर विजिबिलिटी नहीं है। ऑफिस में ये कैसे काम करता है? जो बंदा अपना काम क्वाइटली करता है और एक्सपेक्ट करता है कि कोई नोटिस करेगा, वो रेयरली नोटिस होता है। पर जो बंदा अपने अचीवमेंट्स को स्ट्रेटेजिकली विजिबल करता है, अपडेट्स शेयर करता है, प्रेजेंटेशंस में पार्टिसिपेट करता है, वो नोटिस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि शो ऑफ करो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा काम विजिबल होना चाहिए, क्योंकि जो विजिबल नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता मैनेजमेंट के लिए। सोशल मीडिया के टाइम में ये और भी इंपॉर्टेंट है। जो लोग कंसिस्टेंटली कंटेंट डालते हैं, अटेंशन ग्रैब करते हैं, वो ग्रो करते हैं। जो लोग बोलते हैं कि मुझे अटेंशन सीकिंग पसंद नहीं, वो इनविजिबल रह जाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अटेंशन सीकिंग बुरी चीज है, लेकिन सच ये है कि अटेंशन सीकिंग और अटेंशन ग्रैबिंग में फर्क है। अटेंशन सीकिंग डेस्परेट लगता है, अटेंशन ग्रैबिंग स्ट्रेटेजिक होता है। तो आज से ये प्रैक्टिस करो। तुम्हारा काम, तुम्हारा स्किल, तुम्हारी अचीवमेंट, इसको विजिबल बनाओ। लिंक्डइन पे पोस्ट करो, ऑफिस में अपडेट दो, स्ट्रेटेजिकली अपने आप को पोजीशन करो। शर्म छोड़ो, विजिबिलिटी पकड़ो। कमेंट में लिखो विजिबिलिटी मैटर्स। अब 7वां लॉ, ये वाला डार्क है पर बहुत यूजफुल है। लॉ नंबर 7, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की एक वीकनेस होती है, उसे पहचानो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एवरीवन हैज अ वीकनेस, अ गैप इन द कासल वॉल। That weakness is usually an insecurity, an uncontrollable emotion or need. It can also be a small secret pleasure. Either way, once found, it is a thumb screw you can turn to your advantage. Simple words में हर इंसान की एक vulnerability होती है। जो ये समझ लेता है वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता है। अब इसे एथिकली कैसे यूज करना है वो मैं बताता हूँ। देखो, ये लॉ मैनिपुलेशन के लिए नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब तुम समझ जाते हो कि किसी की वीकनेस क्या है, तो तुम उस इंसान के साथ बेटर डील कर सकते हो, उसको बेटर मोटिवेट कर सकते हो या उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो अगर वो तुम्हारे अगेंस्ट यूज करना चाहे। हर इंसान की थंब स्क्रू डिफरेंट होती है। किसी को वैलिडेशन चाहिए, वो कॉम्प्लीमेंट्स के हंग्री हैं। किसी को कंट्रोल चाहिए, वो डिसीजंस लेना चाहते हैं। किसी को सिक्योरिटी चाहिए, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। किसी को एडवेंचर चाहिए, वो एक्साइटमेंट चाहते हैं। जब तुम ये समझ जाते हो, तुम लोगों के साथ ज्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो। बॉस को वैलिडेशन चाहिए, उसकी डिसीजंस अप्रिशिएट करो। कोलीग को रिकग्निशन चाहिए, उसका कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज करो। क्लाइंट को कंट्रोल चाहिए, उन्हें ऑप्शंस दो और उन्हें डिसाइड करने दो। चाणक्य ये बहुत वेल करते थे। वो हर राजा की वीकनेस जानते थे। किसी को गोल्ड चाहिए था, किसी को पावर, किसी को विमेन, और उन्होंने हर एक को वही ऑफर किया जो उसकी वीकनेस थी। इसी से उन्होंने अलायंसेस बिल्ड किए। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी समझना है। रिलेशनशिप्स में भी ये काम करता है। तुम्हारे पार्टनर की इमोशनल नीड क्या है? किसी को वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन चाहिए, किसी को क्वालिटी टाइम, किसी को एक्ट्स ऑफ सर्विस। जब तुम ये समझ जाते हो, तुम बेटर पार्टनर बनते हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सबको सेम चीज चाहिए, लेकिन सच ये है कि हर इंसान डिफरेंट है और हर इंसान की ट्रिगर्स और नीड्स डिफरेंट है। तो आज से ये प्रैक्टिस करो। अपनी लाइफ के 5 इंपॉर्टेंट लोगों की लिस्ट बनाओ। बॉस, कोलीग, पार्टनर, फ्रेंड, पेरेंट। उनकी थंब स्क्रू आइडेंटिफाई करो। उन्हें क्या चाहिए बेसिकली? वैलिडेशन, कंट्रोल, सिक्योरिटी, एडवेंचर। जब ये समझ जाओगे, रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएंगे। कमेंट में लिखो आई अंडरस्टैंड पीपल। अब 8वां लॉ, ये वाला अनकंफर्टेबल है पर जरूरी है समझना। लॉ नंबर 8, क्रश योर एनिमी टोटली। आधा काम कभी मत करो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ऑल ग्रेट लीडर्स सिंस मोसेस हैव नोन दैट अ फियर्ड एनिमी मस्ट बी क्रश्ड कंप्लीटली। If one ember is left alight, no matter how dimly it smolders, a fire will eventually break out. More is lost through stopping halfway than through total annihilation. Simple words में, अगर कोई तुम्हारा एनिमी है और तुमने उसे हाफ मेजर में डील किया, तो वो वापस आएगा और ज्यादा पावरफुल होकर आएगा। ये ब्रूटल लगता है ना, पर हिस्ट्री में ये बार बार प्रूव हुआ है। देखो, ये लॉ एवरीडे लाइफ में एनिमीज खत्म करने के बारे में नहीं है। ये कॉम्पिटिटर्स, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को कंप्लीटली एड्रेस करने के बारे में है। सोचो तुम बिजनेस में हो, तुम्हारा कॉम्पिटिटर वीक हो गया, तुमने सोचा अब छोड़ दो, ऑलरेडी हारने वाला है।
पर तुमने कंप्लीटली डोमिनेट नहीं किया। कुछ टाइम बाद वही कॉम्पिटिटर फंडिंग ले आया, नया स्ट्रैटेजी ले आया और तुम्हें टेक ओवर कर लिया, क्योंकि तुमने आधा काम किया। Amazon का एग्जाम्पल लो, जब भी कोई कॉम्पिटिटर आता है Amazon उसे कंप्लीटली क्रश करता है। प्राइसेस इतने कम कर देते हैं कि कॉम्पिटिटर सर्वाइव ही नहीं कर सकता। कुछ लोग बोलते हैं अनफेयर है, पर बिजनेस में ये सर्वाइवल है। पर्सनल लाइफ में ये कैसे अप्लाई होता है? अगर तुम्हारी कोई बैड हैबिट है, अगर इसको हाफ हार्टेडली एड्रेस करोगे तो ये वापस आएगी। कंप्लीटली एलिमिनेट करो। अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है तुम्हारी लाइफ में, हाफ मेजर्स से काम नहीं चलेगा। कंप्लीट बाउंड्रीज लगानी पड़ेंगी या कंप्लीट कट ऑफ करना पड़ेगा। महाभारत का एग्जाम्पल लो, पांडवों ने अगर कौरवों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया होता, हाफ मेजर्स लिए होते, तो बाद में और बड़ा वॉर होता। कंप्लीट विक्ट्री ही लास्टिंग पीस लाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मर्सी दिखाना अच्छी बात है, लेकिन सच ये है कि रॉन्ग टाइम पे मर्सी दिखाना वीकनेस है और फ्यूचर में ये तुम्हारे अगेंस्ट यूज होती है। तो ये समझो, अगर कोई चीज एलिमिनेट करनी है, प्रॉब्लम्स हो या बैड हैबिट्स हो या टॉक्सिक सिचुएशंस, तो आधा काम मत करो। या तो करो पूरी तरह या करो ही नहीं। हाफ मेजर्स वर्स्ट रिजल्ट्स देते हैं। कमेंट में लिखो नो हाफ मेजर्स। अब 9वां लॉ, ये मेरी फेवरेट लॉज में से है। लॉ नंबर 9, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर और कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबल मत बनो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ह्यूमंस आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट with an insatiable need to see familiarity in other people's actions. Your predictability gives them a sense of control. Turn the tables. Be deliberately unpredictable. Behavior that seems to have no consistency or purpose will keep them off balance. Simple words में, जब लोग तुम्हें predict कर सकते हैं तो वो तुम्हें control कर सकते हैं, पर जब तुम unpredictable हो तो लोग तुमसे थोड़ा डरते हैं, थोड़ा respect करते हैं। ये बहुत powerful concept है। देखो क्या होता है जब तुम predictable हो। ऑफिस में सब जानते हैं कि ये हाँ बोल देगा, ये एक्स्ट्रा काम ले लेगा, ये कंप्लेन नहीं करेगा, तो तुम पे लोड डालते रहते हैं। रिलेशनशिप में पार्टनर जानता है कि ये माफी मांग लेगा, ये कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो तुम्हें ग्रांटेड लेते हैं। पर जब तुम कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हो, कभी ना बोल देते हो जब हमेशा हाँ बोलते थे, कभी रिएक्ट कर देते हो जब हमेशा चुप रहते थे, कभी अनअवेलेबल हो जाते हो जब हमेशा अवेलेबल रहते थे, लोग सडनली अलर्ट हो जाते हैं, तुम्हें सीरियसली लेना शुरू करते हैं। MS धोनी का एग्जाम्पल लो। वो इतना काम रहते हैं कि जब कभी वो रिएक्ट करते हैं, सब लोग शॉक में आते हैं। उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी उन्हें पावरफुल बनाती है। लोग नहीं जानते नेक्स्ट मूव क्या होगा, इसलिए अपोनेंट्स हमेशा अनईजी रहते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो लिटिल फिंगर का कैरेक्टर याद करो। उसकी पावर उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में थी। कोई नहीं जानता था वो क्या करेगा नेक्स्ट, इसलिए सब उससे थोड़ा डरते थे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंट रहना अच्छा है, रिलायबल बनना चाहिए, लेकिन सच ये है कि हाँ, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, पर टू मच प्रिडिक्टेबिलिटी तुम्हें कंट्रोलेबल बना देती है। थोड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखना पावरफुल है। तो आज से ये प्रैक्टिस करो। कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल हो जाओ। हमेशा हाँ बोलते हो तो एक बार ना बोल दो। हमेशा अवेलेबल रहते हो तो एक बार अनअवेलेबल हो जाओ। हमेशा सेम रिएक्ट करते हो तो एक बार डिफरेंट रिएक्ट करो। देखो लोग तुम्हें कितना सीरियसली लेना शुरू करते हैं। कमेंट में लिखो बी अनप्रिडिक्टेबल। अब लास्ट और सबसे पावरफुल लॉ, लॉ नंबर 10, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। पानी की तरह बनो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि बाय टेकिंग अ शेप, बाय हैविंग अ विजिबल प्लान, यू ओपन योरसेल्फ टू अटैक। Instead of taking a form for your enemy to grasp, keep yourself adaptable and on the move. Accept the fact that nothing is certain and no law is fixed. The best way to protect yourself is to be as fluid and formless as water. Simple words में, जो लोग एक fixed identity, एक fixed plan, एक fixed way of doing things में stuck रहते हैं, वो eventually तोड़ दिए जाते हैं। पर जो लोग पानी की तरह होते हैं, वो हर शेप में फिट हो जाते हैं और उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। ये फिलोसॉफिकल लगता है, पर ये बहुत प्रैक्टिकल है। देखो क्या होता है जब तुम रिजिड हो, मैं सिर्फ ये काम करूंगा, मैं सिर्फ ऐसे काम करता हूं, मेरा ये स्टाइल है, क्या होता है दुनिया चेंज होती है, तुम नहीं चेंज होते और तुम इररेलेवेंट हो जाते हो। कोडैक का एग्जांपल लो। उन्होंने डिजिटल फोटोग्राफी नहीं अडॉप्ट की क्योंकि वो फिल्म में स्टक थे। रिजल्ट, कंपनी खत्म। नोकिया का एग्जांपल लो। उन्होंने स्मार्टफोन्स सीरियसली नहीं लिया क्योंकि वो बटन फोन्स में स्टक थे। रिजल्ट, मार्केट से बाहर। पर दूसरी तरफ Amazon देखो, बुक्स से स्टार्ट किया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर स्ट्रीमिंग, फिर ग्रोसरी। कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं है, जो भी अपॉर्चुनिटी है अडैप्ट। इसीलिए सर्वाइव कर रहे हैं और थ्राइव कर रहे हैं। पर्सनल लेवल पे ये कैसे अप्लाई है? तुम्हारा ईगो तुम्हें आइडेंटिटी में डालता है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वैसे नहीं हूँ। ये फिक्स्ड आइडेंटिटी तुम्हें लिमिट करती है। पर अगर तुम फॉर्मलेस हो, मैं इंजीनियर हूं पर मैं मार्केटिंग भी सीख सकता हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं पर मैं पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकता हूं, मैं अडैप्ट कर सकता हूं,
ब्रूस ली ने कहा था, बी वाटर माई फ्रेंड, एम्प्टी योर माइंड, बी फॉर्मलेस, शेपलेस लाइक वाटर. You put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Water can flow or it can crash. Be water, my friend. ये सबसे पावरफुल माइंडसेट है जो तुम डेवलप कर सकते हो. ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी होना पावरफुल है, लेकिन सच ये है कि फ्लूइड आइडेंटिटी जो अडैप्ट कर सके वो ट्रूली पावरफुल है. फिक्स्ड आइडेंटिटी ब्रिटल है, इजीली ब्रेकेबल है. तो आज से ये माइंडसेट अडॉप्ट करो, मैं फॉर्मलेस हूँ, मैं अडैप्ट कर सकता हूँ. कोई भी सिचुएशन आए मैं शेप चेंज कर सकता हूँ. कोई भी चैलेंज आए मैं अप्रोच चेंज कर सकता हूँ. ये तुम्हें अनब्रेकेबल बनाएगा. कमेंट में लिखो बी वाटर. अब एक बार सारे 10 लॉज को क्विकली रिवाइंड करते हैं. लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर. अपने सीनियर्स को कभी इनसिक्योर मत फील कराओ. लॉ 2, कंसील योर इंटेंशंस. अपने प्लान्स रिवील मत करो जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाते. लॉ 3, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी. कम बोलो और पावरफुल लगो. लॉ 4, विन थ्रू एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यू मत करो, प्रूव करो. लॉ 5, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट. कभी कभी गायब होकर अपनी वैल्यू बढ़ाओ. लॉ 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स. इनविजिबल मत रहो, विजिबल रहो स्ट्रेटेजिकली. लॉ 7, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू. लोगों की साइकोलॉजी समझो. लॉ 8, क्रश योर एनिमी टोटली. आधा काम मत करो. लॉ 9, बी अनप्रिडिक्टेबल. प्रिडिक्टेबल बनने से बचो. लॉ 10, अज्यूम फॉर्मलेसनेस. पानी की तरह अडेप्टेबल बनो. रॉबर्ट ग्रीन ने ये बुक रूलर्स, पॉलिटिशियंस और पावर प्लेयर्स के लिए लिखी थी, पर ये लॉज हर जगह अप्लाई होते हैं. ऑफिस में, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में और लाइफ में. ये लॉज तुम्हें मैनिपुलेटिव नहीं बनाते, ये लॉज तुम्हें अवेयर बनाते हैं. अवेयर उन गेम्स के बारे में जो ऑलरेडी तुम्हारे अराउंड चल रहे हैं. और जब तुम अवेयर होते हो तब तुम चूज कर सकते हो कि प्ले करना है या प्रोटेक्ट करना है या वॉक अवे करना है. पावर उनके पास होती है जो रूल्स जानते हैं, चाहे वो रूल्स फॉलो करें या ना करें. अब तुमसे मेरी 3 चीजें. पहली बात, कौन सा लॉ तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया है? नेवर आउटशाइन द मास्टर, कंसील योर इंटेंशंस, बी अनप्रिडिक्टेबल या अज्यूम फॉर्मलेसनेस. दूसरी बात, क्या तुमने पहले कभी 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ी है या आज पहली बार उसके आइडिया सुन रहे हो? तीसरी बात, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? द आर्ट ऑफ सेडक्शन बाय रॉबर्ट ग्रीन, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर या द आर्ट ऑफ वॉर बाय सन त्सू? कमेंट में लिखो. मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट ऑडियो बुक प्लान करूंगा. और हाँ, अगर तुम यहां तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई ये तो रॉबर्ट ग्रीन के अगेंस्ट जा रहे हो. ग्रीन कहते हैं गिव बिफोर यू एक्सपेक्ट टू रिसीव. तो अभी के अभी लाइक बटन दबा दो, कमेंट में एक लाइन लिख दो और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों के फीड में भेजता है जो शायद अभी ऑफिस पॉलिटिक्स या मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं और इन्हें इन लॉज की सबसे ज्यादा जरूरत है. अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो. यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और स्ट्रैटेजी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं. और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल. हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए. तुम स्विगी, जोमैटो, नेटफ्लिक्स पर मंथली पैसे देते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है, फ्री. अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो. द आर्ट ऑफ वॉर बाय सन त्सू, स्ट्रैटेजी की सबसे पुरानी और पावरफुल बुक, जहां हम मिलिट्री स्ट्रैटेजी को लाइफ और बिजनेस में कैसे अप्लाई करें वो समझेंगे. लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं. रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था कि पावर इज अ गेम एंड इन गेम्स यू डू नॉट जज योर अपोनेंट्स बाय देयर इंटेंशंस बट बाय द इफेक्ट ऑफ देयर एक्शंस. तुम डिजर्व करते हो पावर, तुम डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट, तुम डिजर्व करते हो सक्सेस. पर डिजर्व करना काफी नहीं है, अवेयर होना जरूरी है, स्ट्रेटेजिक होना जरूरी है. ये था AI आर्यन. मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ. टेक केयर और याद रखो, जितना कम रिएक्ट करोगे उतना ज्यादा पावरफुल बनोगे. जितना ज्यादा समझोगे उतना कम तुम्हें कोई मैनिपुलेट कर पाएगा. तुम पपेट नहीं हो, स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में है, बस तुम ये रियलाइज करो. पीस आउट.